आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ अवर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के चैप्टर का। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, उसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में डिटेल। ठीक है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के जो फर्दर पार्ट्स है, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें हम डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में दो फर्दर पार्ट्स थे, हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू। अब रिसिट्स क्या होता है? रिसिट्स वो होता है जो हमें रिसीव होता है। ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम फॉर अस। रिसिट इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम खर्चा करते हैं वो होते हैं हमारा एक्सपेंडिचर, राइट? अगर एक इंडिविजुअल पर्सन का एग्जांपल ले, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो सैलरी उसके लिए क्या होगी? इंसिट होगी। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया उसके लिए? जो फूड, ग्रोसरी, रेंट, क्लोथ्स, उन सब पे वो जो स्पेंड कर रहा है वो उसके लिए एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो रेवेन्यू बजट का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। ठीक है। रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स हम किसको कहेंगे? Receipts which neither create any liability nor causes any reduction in assets of the government. रेवेन्यू रिसिट्स वैसे रिसिट्स होते हैं जो ना तो कोई लाइबिलिटी फॉर्म करता है, ना तो कोई एसेट्स में रिडक्शन लाता है गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे रिसिट्स को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, अगर इंडिविजुअल के साथ इसे कंपेयर करें, तो अगर आप रेंट पे करते हो, आपके पास कोई भी चीज़ है, या तो आप कहीं भी रहते हो, रेंटेड अपार्टमेंट में या रेंटेड प्लेस पे रहते हो, आप जो रेंट पे करो, वो रेंट पेमेंट से ना तो आप कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर, ना एसेट फॉर्म हो रहा है। कैसे एसेट फॉर्म नहीं हो रहा? आप रेंट पे कर, तो लाइक 10 मंथ्स 12 मंथ्स के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो घर आपके नाम हो जाने वाला है। नहीं, आप तो रेंट पे रह रहे हो ना उसके ऊपर। मतलब क्या? कि रेवेन्यू रिसिट्स ऐसे रिसिट्स होते हैं जो रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम में आपको रिसीव होते रहे। ठीक है, उसे बोलेंगे हम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither creates any assets nor causes reduction in any liability of the government। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो कोई एसेट फॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, ना तो लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, राइट? उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। अब मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ, मुझे हर महीने फिक्स एक्सपेंसेस करने पड़ता है। जैसे रेंट, रेंट लेके मुझे पे करना पड़ता है, मुझे ग्रोसरीज के लिए पे करना पड़ता है। तो ये सारे कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कोई एसेट फॉर्म हो रहा है? नहीं, कोई एसेट फॉर्म नहीं हो रहा और ना तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही। अब अगर एज एज इंडिविजुअल मैंने एक लोन लिया, ठीक है, अब मैं मेरी सैलरी पे से वो लोन के लिए पेमेंट कर, तब क्या तब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? या अगर एग्जाम्पल मैंने ईएमआई पे कोई चीज खरीदी, ईएमआई पे कार खरीदी है, अगर हर महीने में उसके ईएमआई के पेमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो मेरा एसेट फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 10 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स वो कार मुझे मिल जाएगी, मेरी हो जाएगी और वो मेरे लिए एसेट बन जाएगी। लेकिन ग्रोसरी पेमेंट करने से, फ़ोन का रिचार्ज पे करने से, रेंट पे करने से ना तो मेरी कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ना तो मैं कोई एसेट फॉर्मेशन। ठीक है? तो गवर्नमेंट के लिए भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना लायबिलिटी उनकी डिक्रीज़ करता है, ना कोई एसेट फॉर्म करता है, वैसे एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर भी कैसा है? रेगुलर है, रिकरिंग इन नेचर। मतलब एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। ओके, सो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमने पढ़ा। अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के क्या क्या सोर्सेस होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो कैटेगराइजेशन है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और सेकेंड नॉन टैक्स। ठीक, टैक्स रेवेन्यू में फर्दर टू क्लासिफिकेशन दिए गए, एक तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या?
कैटेगराइजेशन दिया गया है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एशीट्स, वेबसाइट ग्रांट्स, कोड फीचर्स, एग्जीबिशन। ठीक है, ये सारे हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। अब ये सारे सोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टैक्स रेवेन्यू से। राइट, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? Receipts, total receipts which are received through taxes and other duties imposed by the government। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस लगाए हैं और जो भी ड्यूटीज लगाए हैं, उससे जो भी हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारा कौन सा रेवेन्यू होगा? टैक्स रेवेन्यू। राइट, नाउ टैक्स रेवेन्यू में टैक्स टैक्स क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो अ टैक्स इज अ कंपल्सरी एंड यूनिलेटरल पेमेंट made by the individuals and companies to the government। ठीक है, इट इज अ यूनिलेटरल एंड कंपल्सरी पेमेंट। उसका मतलब क्या? फर्स्ट, कंपल्सरी। कंपल्सरी समझ, कंपल्सरी मतलब इफ यू आर एलिजिबल टू पे टैक्स, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको टैक्स पे करना कंपल्सरी है। अदरवाइज देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकन अगेंस्ट यू। ठीक है, सेकेंड वर्ड जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इट इज अ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब क्या है? आप वन साइडेड पेमेंट हो रहे हो। आप जो पे कर रहे हो उसका आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। राइट, जैसा विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन द रिटर्न। मतलब अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स पे किया तो आप गवर्नमेंट को ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये जो रोड है उस पे से मैं चलूंगा क्योंकि मैंने टैक्स। नहीं, टैक्स इज अ यूनिलेटरल पेमेंट। आपने टैक्स पे किया है, मे बी उससे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेकिन आप अकेले उस रोड पे चलो वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग उस रोड पे, राइट, ऐसे लोग भी चलेंगे जिसने मे बी टैक्स पे नहीं किया हो। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी एंड यूनिलेटरल पेमेंट। इससे आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर के पास जो वेकेट गवर्नमेंट लैंड पड़ी है उस पर आप कंस्ट्रक्शन ना करो क्योंकि मुझे उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, आप गवर्नमेंट को ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें मुझे स्पेशल रिजर्वेशन दो। नहीं, यू कैन नॉट क्लेम एनी डायरेक्ट बेनिफिट। वाई? बिकॉज टैक्स रेवेन्यू इज यूज्ड फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री। जो टैक्स रेवेन्यू होता है इट इज यूज्ड फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। उसका मतलब क्या कि कंट्री में जो सब लोग हैं उनके कॉमन बेनिफिट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो रेवेन्यू यूज होता है। ठीक है, यू कैन नॉट claim the direct benefit of it, or it is used for common benefit of the people in our कंट्री। हमने आगे देखा था कि टैक्स रेवेन्यू में दो क्लासिफिकेशन है, एक तो डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स व्हिच आर imposed ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम। उसका मतलब डायरेक्ट टैक्स हम इनकम या तो प्रॉपर्टी पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी इनकम 1 लाख रुपीज है और अगर मैं टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल होती हूँ तो मेरी इनकम पे जो टैक्स लगेगा, अब मेरे पास प्रॉपर्टी है उसका जो मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही हूँ। ठीक है, ये सारे कैसे फॉर्म हो गए? डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्टली मुझे गवर्नमेंट को पे करने पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बर्डन है मैं शिफ्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला गया है। ये मैं ही पे कर सकती हूँ क्योंकि ये इसको पे करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर मेरा घर है तो उसका टैक्स पेमेंट मुझे ही करता है, इसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊँ। अगर मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो वो कंपल्सरीली वो टैक्स मेरी इनकम में से डिडक्ट होगा। ठीक है, और इसका मैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती। राइट, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब वो उनके लिए कंपल्सरी पेमेंट है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती। सो कॉर्पोरेट टैक्स की एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का और वेल्थ टैक्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? जो इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंपनीज के जो टैक्स चार्ज होता है
उसे कहते हैं डायरेक्ट। सो उसके एग्जाम्पल्स हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किए जाते हैं, राइट? जैसे कोई सर्टन कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स है, तो गवर्नमेंट ने सिगरेट्स पे 10% जीएसटी चार्ज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो टैक्स है वो कौन सा फॉर्म है? इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म। और इसका जो बर्डन है वो हम शिफ्ट कर सकते। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? अगर सिगरेट्स पे 10% जीएसटी है, ठीक है, उसकी वजह से उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट? 50 रुपीज का पैकेट होगा और अगर 10% जीएसटी लगा के 55 रुपीज पे वो सिगरेट का बॉक्स मिल रहा है। अब कोई 55 रुपीज देख के अगर नहीं खरीदना चाहेगा तो वो नहीं खरीदेगा। जो दूसरा जो इंसान उसे खरीदेगा वो बर्डन उसे उठाना पड़ेगा। तो जीएसटी या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है वो हम शिफ्ट कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी। पहले हमारे इंडिया में सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स अलग था, वाटर टैक्स अलग था, अलग अलग टैक्स। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? वन नेशन वन टैक्स के अंडर जीएसटी एक न्यू टैक्स इम्पोज किया और उसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब कर दिया। ठीक है, इसीलिए जीएसटी इसका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स, राइट? और सोर्सेस इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को या तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को, लोकल गवर्नमेंट्स को जो भी लोन्स प्रोवाइड, वो लोन्स पे उन्हें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दी टू डेवलप अ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिजरा मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड। ठीक है, और वो लोन की जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा गुजरात गवर्नमेंट, वो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स है, राइट? नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। जो जो सारी कंपनीज या तो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट के मेजर स्टेक्स है, उसमें से जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होता है। ठीक है, जैसे रेलवेज, एलआईसी, पीएबी, ये सारे क्या है? पीएससी है। ठीक है, अब उसमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, राइट? थर्ड थर्ड इज फीस। अब गवर्नमेंट बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फीस चार्ज करता है। ठीक है, आप कभी भी कोर्ट या लॉ के ऑर्डर के कोई भी काम के लिए जाओ तो एक सर्टन कोर्ट फीस होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, लाइसेंस फीस होती है, तो ये सारी अलग अलग फीस चार्ज करता है। ठीक है, गवर्नमेंट, वो भी एक सोर्स ऑफ क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? लाइसेंस फी, कोर्ट फी, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रार फीस। आपने सुना होगा कि आपको अगर आपके कंपनी भी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करवानी है वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहा है उसका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्या होता है? फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी फीस जो गवर्नमेंट चार्ज करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो सारी फीस किसका सोर्स है? इट इज अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, फाइन एंड पेनल्टीज कब ली जाती है? जब हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं या तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपने ट्रेन में देखा होगा एक नोटिस ये कि अगर आप चेन खींचते हो, ट्रेन की चेन खींचते हो, तो आपको 2000 रुपीज का पेनल्टी भरना पड़ता है। तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? और सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अगर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया या तो कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिफाई किया, ठीक है, तो ब्रेक किया, तो उसके कंपनसेशन में जो जो हम फाइन चार्ज करते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट? अब नेक्स्ट एस शीट। एस शीट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स है। एस शीट्स क्या होगी? एस शीट्स वो होता है
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, भाई तेरे पास मान लो 10 लाख 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, 20 लाख रुपए की, और मैं मर गई, मेरी डेथ हो गई और मैंने उस मेरे अपने विल में वो प्रॉपर्टी का कोई लीगल आयर नहीं लिखा, तो वो प्रॉपर्टी कौन ले लेगा? गवर्नमेंट ले लेगा। अगर मैंने मेरी विल में किसी का भी नाम नहीं लिखा कि मे भाई मेरी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी एक्स वाई जी इंसान को मिल जाए, अगर मेरी विल में ये नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी पे किसका क्लेम होगा? गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी बिलोंगिंग, ठीक है, जिसमें कोई लीगल आयर नहीं है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है। राइट। नेक्स्ट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स बहुत बार हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमें गिफ्ट ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जापान ने हमें ग्रांट दिया था फॉर आवर पेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये सारे कौन सा सोर्स का पार्ट हो गया? इट इज अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। राइट। देन फोर फीचर्स। फोर फीचर में एक टाइप ऑफ पेनल्टी है। ये पेनल्टी कब की जाती है? जब हम कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते या लीगल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते, अब ये फोर फीचर पेमेंट हमें करना। ठीक है, फोर फीचर पेमेंट इज ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्पेशल असिस्टेंट। स्पेशल असेसमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके घर के पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है जिससे आपके सराउंडिंग या तो आपके प्रॉपर्टी या तो आपका जो स्पेस है उसका मार्केट में रेट बढ़ जाता है। ठीक, जैसे आपके घर के पास मेट्रो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, पहले तक आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस 50 लाख था। ये मेट्रो डेवलपमेंट के बाद डायरेक्ट 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक। ठीक है, वो क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने मेट्रो डेवलपमेंट किया, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसकी प्रॉपर्टी पे ये स्पेशल असेसमेंट लगा है उससे वो चार्ज हो सकता है। मेरे घर के पास मेट्रो बनी और मेरे प्रॉपर्टी के प्राइस डबल हुए, तो मुझे एज अ फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसा एक्सपेंडिचर ना जिससे ना तो कोई एसेट फॉर्म हो रहा है, ना तो हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकर क्यों करता है? फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्मूथ हो सके, उसके लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्स। ठीक, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। क्या देखा था? कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो डे टू डे लाइफ में करने पड़ते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस जैसे इस एज एन इंडिविजुअल क्या हो गए? ग्रोसरी, फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, ये सारे पेमेंट्स जो हम एज एन इंडिविजुअल हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, सेम वे में गवर्नमेंट को जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करने पड़ते हैं, वो सारे पेमेंट किसका पार्ट होगा? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। राइट, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है समझ लेते हैं। सैलरीज एंड पेंशन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको जो भी सैलरीज एंड पेंशन्स देना पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें एवरी मंथ उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। इट इज रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम उन्हें प्रॉपर टाइम में सैलरी देंगे तो वो और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। राइट। देन इंटरेस्ट पेमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो लोन्स लिए फॉरेन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, वो सारी लोन्स का जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो पार्ट होगा किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट। देन एडमिनिस्ट्रेशन फीस। तो एडमिनिस्ट्रेशन फीस हम पे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए जो कॉस्ट इनकर करना पड़ता है वो सारा किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। राइट।
देन सब्सिडीज प्रोवाइड, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, वो सारी सब्सिडीज भी किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजट के बारे में, राइट? कैपिटल बजट के दो सेपरेट बाइफर्फिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है? एक कैपिटल रिसिट्स एंड सेकंड कैपिटल एक्सपेंस। नाउ व्हाट आर कैपिटल रिसिट्स? कैपिटल रिसिट्स आर दोज रिसिट्स which either creates any liability or creates any reduction in the asset। ठीक है, ऐसे रिसिप्ट जो या तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करता है या तो हमारे एसेट्स को डिक्रीज, ठीक है, ये सारे रिसिप्ट्स होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसके सोर्सेस और इसके एग्जांपल्स समझ लेते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट, बोरोइंग, राइट? गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग्स करती है ओपन मार्केट में से, ओपन मार्केट में से मतलब जो इंडिविजुअल्स में से जो बोरोइंग्स करते हैं उसे बोलते हैं ओपन मार्केट बोरोइंग्स, राइट? फिर आरबीआई के पास से जो बोरोइंग्स करती है, फॉरेन कंट्रीज के पास से जो बोरोइंग्स लेती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास से जो बोरोइंग्स लेती है, ये सारी जो बोरोइंग्स लोन्स हम लेते हैं वो किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सारी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज करे, ठीक है। जैसे हमने यूएसए के पास से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की लोन ली, ठीक है, अब हमें उससे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे करना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, राइट? तो बोरोइंग्स क्या है? हमारी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है, तो ये सारे किसका सोर्स हुआ? कैपिटल रिसिट्स का सोर्स, राइट? देन रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स मतलब जो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन ली है, जो हमने लोकल गवर्नमेंट्स को लोन दिया, ठीक है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स हमें लोन वापस पे कर देते हैं, ठीक, तो वो हमारे लिए किसका पार्ट होगा? कैपिटल रिसिट्स का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स डिक्रीज और लोन हमें वापस मिल जा रही है, राइट? सो दिस रिकवरी ऑफ लोन्स ईदर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल रिसिट्स का एग्जाम्पल। इट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिट, राइट? देन अदर रिसिट्स, अदर रिसिट्स में है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। पहले डिसइन्वेस्टमेंट समझते, डिसइन्वेस्टमेंट क्या? कि अब पीएसयूज जो होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे अंडरटेकिंग्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट का होता है, राइट? 51 to 55% ऑफ स्टेक गवर्नमेंट का होता है, उसे हम बोलते हैं पीएसयूज। अब अगर गवर्नमेंट वो पार्ट ऑफ शेयर अगर सेल कर दे किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को, तो उसे हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? जैसे रेलवेज एक एग्जांपल है पीएसयू का, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक अभी गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट कल जाके किसी इंडस्ट्री को वो मेजॉरिटी स्टेक का पार्ट सेल करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अदानी को सेल कर दिया रेलवेज का कुछ पार्ट, राइट? तो वो क्या होगा गवर्नमेंट के लिए? डिसइन्वेस्टमेंट। This investment is also a source of capital reserve, right? अब स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग्स क्या होता है? गवर्नमेंट ओपन पब्लिक ओपन मार्केट में पैसे लेने के लिए बहुत सारे स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जैसे आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए, किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट, सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के पास से मनी बोरो करने के लिए, वो सारे किसका सोर्स हो गया? कैपिटल रिसिट रेवेन्यू का सोर्स। क्यों? क्योंकि अगर ऑल द पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स गवर्नमेंट ले रही है, तो जब वो मैच्योर हो जाएगी या जब भी हमें विड्रॉ करने आएगा कोई इंडिविजुअल, तो उसे पे करना होगा, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। तो इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये किसका पार्ट हो गया? कैपिटल रिसिट का पार्ट, ठीक है। तो ये थे सोर्सेस सारे कैपिटल रिसिट्स के। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और causes any reduction in the liability,
ऐसा एक्सपेक्टेड जो या तो एसेट फॉर्मेशन करता है या तो लायबिलिटीज को डिक्रीज करता है, ठीक है, उसे हम देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या लिखा है, आइदर क्रिएट्स एनी एसेट। अगर हमारी इकोनॉमी में कोई एसेट क्रिएट हुआ है तो वो हमारी कंट्री की कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेगा। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, आइदर हमारी इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए या तो हमारी अभी ऑनगोइंग लायबिलिटीज को डिक्रीज करने, राइट। इसके एग्जाम्पल समझना। पहला, एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करते हैं हम, जैसे मेट्रो डेवलपमेंट, रेलवे ट्रैक्स डेवलपमेंट, एयरपोर्ट बिल्ड करना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम स्पेंड करते हैं वो सारा किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्यों, अगर हम मेट्रो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स फॉर्म हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स लगा रहे हैं तो हमारे एसेट्स फॉर्म हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, राइट। देन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। हमने जो जो बोरोइंग्स ली थी, ओपन मार्केट से ली थी या तो आरबीआई से ली थी, फॉरेन कंट्री से ली थी या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, अगर वो सारी लोन्स का हम रीपेमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने 100 करोड़ जो यूएसए के पास से लिए थे, हमने उसको पे कर दिया, राइट, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये किसका पार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, राइट। देन परचेज ऑफ मशीनरी, कोई भी मशीनरी परचेज कर रहा, ठीक है, वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो मशीनरी के थ्रू एक तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, सेकेंडली प्रोडक्टिव सर्विसेज हम दे पाएंगे हमारी पब्लिक को, तो ये पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, राइट। कैपिटल रिसिट्स में हमने क्या पढ़ा, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो एसेट रिड्यूस, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा, या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी डिक्रीज हो, राइट। तो ये था हमारा कैपिटल। अब ये पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट यहीं खत्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू बजट पढ़ा, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, रेवेन्यू रिसिट्स में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ा, उसमें फर्दर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो पढ़ा, ठीक है। देन कैपिटल बजट पढ़ा, उसमें कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, कैपिटल रिसिट्स के सोर्स पढ़े और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हम, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हम रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे। ये पार्ट आपका यही खत्म। थैंक यू।